देखो दोस्तों, हम अब नेक्स्ट इकाई स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पादप कार्य की प्लांट फिजियोलॉजी, पादप कार्य की प्लांट फिजियोलॉजी, ये जो है पौधों की कार्यकी से संबंधित मुख्य इकाई होती है, जिसमें पौधों की उपापचय क्रियाएं का अध्ययन किया जाता है। भाई पौधा जैसे मनुष्य जैसे खाना कैसे खाने का खाना खाता है, पाचन होता है, शोषण करता है, रक्त परिसंचरण होता है, वैसे ही पौधों के अंदर क्या होता है, उपापचय क्रिया होती है। जैसे प्रकाश संश्लेषण है, शोषण है, वृद्धि है, ग्रोथ है, जल का संवहन है, वाष्प उत्सर्जन है, ये सारी जो क्रियाएं होती है वो सामान्यतः किसमें आती है, पादप कार्यकी के अंदर आती है। ठीक है ना। तो इस पादप कार्य की एक जो इसकी जो है मतलब एक प्लांट मैकेनिज्म की एक मेन इकाई है, ये प्लांट मैकेनिज्म की मेन इकाई है ये, जिसे पादप कार्य की अपने कहते हैं। इसमें देखो, इस पादप कार्य की का जो जनक है मेन तो क्या है, पादप जो है स्टीफन हेल्स है। और भारतीय पादप कार्य के जनक के कौन है, जेसी बोस है। कौन है, जेसी बोस है। तो देखो दोस्तों, अपन अब इसको ले रहे हैं पादप कार्य की। तो देखो, हाँ, पादपों की उपापचय, पादपों की उपापचय क्रियाओं का अध्ययन, उपापचय क्रियाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे पादप कार्यकी कहते हैं। तो पौधे उपापचय क्रियाओं का अध्ययन विज्ञान की शाखा में किया जाता है उसे क्या कहते हैं, पादप कार्यकी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पादप कार्यकी कहते हैं, पादप कार्यकी कहते हैं। ठीक है। अब ये जो है इसमें पादप कार्यकी है। अब देखो, जैसे मान लो इसमें है खनिज पोषण है। अब उदाहरण क्या है, उपापचय क्रिया क्या है, उदाहरण जैसे खनिज पोषण, प्रकाश संश्लेषण, शोषण, खनिज पोषण, प्रकाश संश्लेषण, शोषण, उत्सर्जन सॉरी, इसमें आप परिसंचरण ये प्रकाश संश्लेषण शोषण है। और इसमें आपके वृद्धि, गति आदि जो क्रियाएं जो इसमें होती है। अब देखो, पादप कार्यकी के जनक कौन है, स्टीफन हेल्स। और स्टीफन हेल्स ने क्या दिया था, मूलधार शब्द। पादप कार्यकी के जनक स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। ठीक है। हाँ, इन्होंने मूलधार शब्द दिया, मूलधार शब्द दिया। अब देखो, इसके बाद में आता है, इसके बाद में मूलधार शब्द दिया। अब इसके बाद में एक आपके आता है, भारतीय पादप कार्यकी के जनक है जेसी बोस। भारतीय पादप कार्यकी के
जनक जेसी बोस है। इन्होंने 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 देखो पौधों के बारे में ये बताया कि पौधों में स्पंदन क्रिया होती है, अर्थात पौधे भी क्या होते हैं, जीवित होते हैं। इन्होंने पादपों में स्पंदन क्रिया के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? पादपों में स्पंदन क्रिया के बारे में बताया। अर्थात अर्थात इन्होंने क्या कहा? अर्थात पादप सजीव है। इन्होंने सजीवता के बारे में स्पष्ट प्रमाण दिया। पादप सजीव स्पंदन क्रिया को बताकर स्पंदन क्रिया इन्होंने क्या किया? जैसे बोस ने क्या किया कि जैसे मान लो जो पौधों के अंदर इलेक्ट्रिक जो है विद्युत प्रवाहित होने से पौधे में भी क्या था? स्पंदन होता है। पौधा भी जैसे मनुष्य की तरह, जंतु की तरह दूधने लगता है, स्पंदन होने लगता है। इसका मतलब इन्होंने क्या कहा कि पौधों में, यह अपन जान रहे कि पौधों में जीवित रहे होगा तो स्पंदन होगा तो जैविक क्रियाएं प्रभावित होगी, जो है मैकेनिज्म प्रभावित होगी। तो इस प्रकार उन्होंने पौधों में सजीवता के बारे में बताया और इसे कारण से जो है भारतीय पादप कार्यकी का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय पादप कार्यकी का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जेसी बोस को, क्योंकि इन्होंने पौधों के स्पंदन के बारे में बताया था। ठीक है, तो इसको भारतीय पादप। और वैसे यूनिवर्सल जनक कौन है? स्टीफन हेल्स। यूनिवर्सल जनक कौन है? स्टीफन हेल्स। यूनिवर्सल जनक है स्टीफन हेल्स और भारतीय जनक है जेसी बोस। अब देखो इसके बाद में आता है भाई, देखो अब अपना बात करें जल की। तो ये जैसे मान लो जल क्या है? जीवद्रव्य क्या है? जीवद्रव्य क्या है? जैसे भौतिक आधार, वो जो है जो इसमें भौतिक आधार किसको माना जाता है? जीवद्रव्य को माना जाता है। तो इसे क्या माना जाता है? जैविक आधार माना जाता है। देखो अब जैसे मान लो जल क्या है? अब जल से आज जितनी भी क्रियाएं होती है, चाहे पौधों के अंदर जल का अवशोषण हो, पौधों के अंदर जो संवहन हो, सारी क्रियाएं क्या होती है? जल के माध्यम से होती है। पौधों में उपापचय क्रियाएं जल के माध्यम से होती है। अतः जल को जो क्या कहा जाता है? जैविक आधार कहा जाता है। पादपों में उपापचय क्रियाएं जल के माध्यम से होती है। जल के माध्यम से होती है। जल के माध्यम से होती है। अतः जल को पौधों के लिए जैविक आधार कहा जाता है। पौधों के लिए जैविक आधार कहा जाता है। देखो और देखो जल की कुछ विशेषताएं है ना, जल की प्रमुख विशेषताएं। अब देखो ये तो हो गई इसमें जो संबंधित भाई जो है बातें हैं, जैसे टर्मिनोलॉजी है क्या है। अब आती है जल की विशेषताएं हैं। तो ये देखो मिलते हैं जल की विशेषताएं।
अशुभ। अब देखो दोस्तों, अब जो जल की प्रमुख विशेषताएं हैं। जल की प्रमुख विशेषताएं क्या है? जल की प्रमुख विशेषताएं, जल क्या है? जल प्रकृति में श्रेष्ठ विलायक है। पहला क्या है? जल प्रकृति में श्रेष्ठ विलायक है। 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 फिर इसके बाद में जल एक असाधारण यौगिक है ना। जल एक क्या है? असाधारण यौगिक है, क्योंकि इसमें निम्न विशेषताएं पाई जाती है। ठीक है ना। तो एक तो इसका जो सबसे पहला तो यह है, जल क्या है? एक असाधारण यौगिक है जिसमें निम्न विशेषताएं पाई जाती है। जल एक असाधारण यौगिक है, क्योंकि इसमें निम्न विशेषताएं पाई जाती है। जैसे H बंध, या जैसे हाइड्रोजन बंध, या इनको नाम देंगे H बंध, हाइड्रोजन बंध या H बंध, हाइड्रोजन बंध या H बंध। फिर इसके बाद में आता है तुम्हारे ध्रुवीय प्रकृति। ध्रुवीय प्रकृति, इसमें क्या ध्रुवीय प्रकृति है? सार्वत्रिक विलायक है ये, सार्वत्रिक विलायक। देखो इसमें एक तो जो हाइड्रोजन बंध पाया जाता है कि जो इसमें जो ये जो जल के अणु आपस में जुड़े होते हैं या किसी से बंध बनाते हैं, तो कौन सा बंध बनाते हैं? हाइड्रोजन प्रकृति। जल अपना रास्ता खुद ही बना लेता है, जल अपना रास्ता खुद ही बना लेता है। दूरी प्रकृति। सार्वत्रिक विलायक मतलब इसमें जो भी है कार्बनिक सभी प्रकार के पदार्थ इसमें डिजोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, अतः इसको क्या नाम, इसे क्या कहा जाता है? इसे सार्वत्रिक विलायक भी कहा जाता है। दूरी प्रकृति सार्वत्रिक विलायक भी कहा जाता है इसमें। ठीक है, इसका जो है उच्च संसंजन एवं आंसंसन बल, उच्च संसंजक एवं आसंजक बल, ये भी मतलब ये क्या है? जल के अणु आपस में भी जो बंध बनाने की क्षमता रखते हैं और दूसरे पदार्थ से बंध बनाने की क्षमता रखते हैं, अतः ये क्या है?
इसमें उच्च आसंजन बल पाए जाते हैं। ये इसी कारण ये सारथी विलायक है। फिर इसके बाद में इसका जो है अगला नेक्स्ट है इसके अंदर, नेक्स्ट इसमें जैसे मान लो ये जो है इसकी जो विशिष्ट गुप्त ऊष्मा होती है ना, गुप्त ऊष्मा क्या होती है इसकी अधिक होती है। उच्च विशिष्ट ऊष्मा, उच्च विशिष्ट ऊष्मा, इसकी जो विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है उच्च होती है। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है उच्च, और इसकी उदासीन प्रकृति होती है क्योंकि इसका पीएच कितना होता है 7। उदासीन प्रकृति क्यों होती है, क्योंकि इसका पीएच बराबर कितना होता है 7। ये उदासीन प्रकृति होती है क्योंकि इसका पीएच कितना होता है 7 होता है। उच्च क्वथनांक तापमान के सीमित, इसका जो क्वथनांक क्या होता है उच्च होता है 4 डिग्री से, जो उच्च क्वथनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य, ठीक है ना। उच्च क्वथनांक की 4 डिग्री जो 0 से 4 डिग्री के मध्य होता है, तो इसका क्वथनांक क्या होता है उच्च होता है, ठीक है। तो ये क्वथनांक क्या होता है इसका उच्च होता है। तो ये इसकी इसमें जो है इसमें हाइड्रोलाइटिक स्त्राव, ये जो है हाइड्रोलाइटिक स्त्राव भी होता है। ये इसकी मेन गुण तो ये इसमें हाइड्रोजन बंध है, दूरी प्रकृति है, साथ ही विलायक है, उच्च संसंजन आसंजन बल है, उच्च विशिष्ट उदासीन प्रकृति, और क्या इसमें उदासीन प्रकृति है। उदासीन प्रकृति के बाद में इसके अंदर अपन देखें, उदासीन प्रकृति के बाद में इसको अपन देखें तो इसके अंदर क्या है, उदासीन प्रकृति के बाद में इसको देखें देखो। अब ये क्या है कि ये तो होगी जल के बारे में। अब क्या है कि सजीव के अंदर जो सजीव की इकाई क्या है कोशिका, और सजीव की जो इकाई क्या है कोशिका है, और कोशिका क्या है जो कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है जीवद्रव्य पाया जाता है, और जीवद्रव्य क्या है जीवन का भौतिक आधार है। तो देखो क्या है, देखो अभी क्या है, अब जैसे मान लो कोशिका सजीव की इकाई होती है, सजीव क्या होती इकाई होती है, तथा कोशिका में जैविक क्रियाएं जीवद्रव्य के कारण संपन्न होती है, जीवद्रव्य के कारण संपन्न होती है, जीवद्रव्य के कारण संपन्न होती है। और ये जो है जीवद्रव्य क्या है सजीव का भौतिक आधार है। अतः जीवद्रव्य सजीव का भौतिक आधार है। सजीव का भौतिक आधार, जीवद्रव्य सजीव का क्या है भौतिक आधार है। अब देखो जीवद्रव्य में जो है इन जैविक क्रियाओं को समझने के लिए जो है देखो जीवद्रव्य की जैविक क्रियाओं को समझने के लिए हम निम्न क्रियाओं को समझना आवश्यक है। देखो जीव द्रव्य की जैविक
क्रियाओं को समझने के लिए निम्न क्रियाओं को समझना आवश्यक है, जैसे विसरण, परासरण, जीवद्रव्य कुंचन, परासरण, पारगम्यता, जीवद्रव्य कुंचन, आदि इन क्रियाओं को समझना आवश्यक है। तो देखो विसरण है, प्रासरण है, पारगम्यता, जीवद्रव्य कुंचन आदि क्रियाओं को समझना आवश्यक है। तो देखो अब बाद में इनको अपना अब डिटेल में इनको पढ़ेंगे, एक एक क्रियाओं को, विसरण, प्रासरण, पारगम्यता, इनको अपने एक एक क्रियाओं को डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो दोस्तों एक बार अपन वापस देखते हैं जल की प्रमुख विशेषताएं। जल की प्रमुख विशेषताएं, तो जल की प्रमुख विशेषता में क्या बात लेते हैं पहले कि जल प्रकृति में क्या है, श्रेष्ठ विलायक है। इसका मतलब क्या है कि इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक सभी प्रकार के पदार्थ घुल जाते हैं। जल एक असाधारण यौगिक है क्योंकि इसमें निम्न क्रिया विशेषताएं पाई जाती है। हाइड्रोजन बंध है, धूरी प्रकृति है, सार्वत्रिक विलायक है, उच्च संसंजन बल है, उच्च विशिष्ट उष्मा इसकी उदासीन प्रकृति, उच्च कवचनाक है। कोशिका सजीव की इकाई होती है। कोशिका में जैविक क्रियाएं जीवद्रव्य के कारण संपन्न होते हैं। तो जीवद्रव्य सजीव का भौतिक आधार है। जीवद्रव्य की जैविक क्रियाओं को समझने के लिए हमें निम्न क्रियाओं को समझना आवश्यक, विसरण, प्रासरण, पारगम्यता, जीवद्रव्य कुंचन आदि। यह है। अब अपन क्या करेंगे, अपन इन क्रियाओं को जो है एक एक को डिटेल में समझेंगे। इन क्रियाओं को क्या करेंगे, एक एक को डिटेल में समझेंगे, एक एक क्रियाओं को लेंगे। पहले लेंगे अपन विसरण। पहले क्या लेंगे अपन, विसरण। तो देखो हम अभी पहले क्या पढ़ेंगे, विसरण पढ़ेंगे। तो देखो मैं विसरण लेंगे। विसरण, विसरण क्या है, डिफ्यूजन। विसरण, डिफ्यूजन। देखो दोस्तों विसरण क्या है, देखो विसरण एक ऐसा प्रक्रम जो पदार्थ की सभी अवस्थाओं में होता है। विसरण क्या है, एक ऐसा प्रक्रम पदार्थ की सभी अवस्थाओं में, द्रव में भी होता है, ठोस में भी होता है और गैस में भी होता है। तो देखो विसरण की परिभाषा क्या है, पदार्थ के अणुओं का अपनी अधिक मात्रा से या उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रसारित होना या विस्तृत होना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। पदार्थ की अवस्थाओं का या पदार्थ की अवस्थाओं में उपस्थित अणुओं का एक अपने अधिक मात्रा से कम मात्रा में प्रसारित होने को क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। तो पदार्थ की अवस्थाओं में उपस्थित अणुओं का या पदार्थ की अवस्थाओं का कैसे भी ले सकते हैं, पदार्थ की अवस्थाओं का अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर प्रसारित विसरित होना विसरण कहलाता।
विसरण कहलाता है। तो पदार्थ की अवस्थाओं का अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर विस्तृत होना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। अर्थात है ना, ठोस द्रव गैस, जैसे ठोस द्रव एवं गैस, सभी अवस्थाओं के अंदर क्या होता है? विसरण की क्रिया होती है। अब देखो, अब इसमें उदाहरण क्या है? अगरबत्ती का जलना है, इत्र की शीशी का खोलना है, अमोनिया और इत्र की शीशी का खोलना है। देखो इसमें उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण देखो दोस्तों, इसमें उदाहरण क्या आएगा? अगरबत्ती का जलना है, अगरबत्ती का जलना है। अगर अपन अगरबत्ती को जलाते हैं तो अगरबत्ती को जैसे मान लो जला करके अपने किसी एक कोने में लगा देते हैं, तो वो वहां से जो उसके अणु है, अगरबत्ती जलने पर जो अणु है वो धीरे धीरे सभी और फैल जाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। इसका जो उदाहरण क्या है? इत्र की शीशी का, इत्र एवं NH3 अमोनिया, इत्र और अमोनिया की शीशी या बोतल, शीशी का खोलना, जैसे अपन किसी इत्र की शीशी या अमोनिया की जो बोतल को या शीशी को खोलेंगे तो उसके अणु, जो इत्र के अमोनिया के अणु, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल जाएंगे। इसका श्रेष्ठ उदाहरण है जल में लाल दवा का घुलना, या जल इसका जो है, इसमें एक उदाहरण क्या है? KMnO4 का जलीय विलयन। इसमें KMnO4 का जलीय विलयन है। अब KMnO4 को क्या करेंगे अपन? जैसे मान लो इसमें KMnO4 है, इसका जो है जलीय विलयन है। अब इसको जो KMnO4 देखो कैसे, जैसे मान लो अगर ये जो है एक बीकर है, जलीय विलयन, ये एक बीकर है, बीकर। अब इसमें क्या है कि जल भरा हुआ है, ये क्या है? जल है। और इसमें ये क्या डालते अपन ने? ये क्या है? KMnO4 लाल दवा। अब ये लाल दवा क्या करेगी? अब ये लाल दवा क्या करेगी कि ये चारों तरफ यहां से विस्तृत होगी, अणुओं का विसरण। लाल रंग का लाल रंग का जलीय विलयन। तो ये पूरा टोटल ये रंग क्या हो जाएगा? लाल रंग का हो जाएगा। तो ये किसके कारण हुआ? विसरण। ये उदाहरण क्या है? विसरण का उदाहरण है। लाल रंग का क्या है? ये जलीय विलयन है। इस प्रकार अपन ये जो है विसरण का उदाहरण अपन समझते हैं। तो देखो यहाँ लाल धुआं है, लाल धुआं से जो अणु है सभी दिशाओं में गमन कर रहे हैं और अणुओं का मिश्रण हो रहा है। अणुओं का क्या हो रहा है? ये विसरण। अणुओं का क्या हो रहा है? विसरण हो रहा है सभी दिशाओं में, और इसमें विसरण के कारण ये जो है क्रिया संपन्न होती है। अब देखो, ये तो इसकी परिभाषा हो गई और इसके उदाहरण हो गए और ये जो है प्रयोग हो गया। ये
प्रयोग है, प्रयोग है ना, ये क्या है, प्रयोग। प्रयोग KMNO4 द्वारा विसरण का प्रदर्शन, KMNO4 द्वारा किसका प्रदर्शन, विसरण का, KMNO4 द्वारा विसरण का प्रदर्शन, ये प्रयोग हो गया। अब देखो दोस्तों, ये तो हो गया आपके ये। अब आती है बात किसकी, विसरण को प्रभावित करने वाले कारक की, विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। देखो दोस्तों, कई कारक है विसरण को जो प्रभावित करते हैं, तो इसमें देखते हैं अपन निम्न कारक, विसरण को प्रभावित करने वाले निम्न कारक है। निम्न कारक, अब निम्न कारक में पहला ले लेते हैं अपने तापमान। देखो पहला ले लेते हैं अपने, जैसे मान लो पहला क्या लेते हैं, तापमान। तो देखो ताप बढ़ने पर विसरण की क्रिया बढ़ती है। तो देखो ताप बढ़ने पर विसरण बढ़ता है, विसरण क्या होता है, बढ़ता है। ताप अनुक्रमानुपाती विसरण, ताप अनुक्रमानुपाती विसरण है। अब इसके बाद में आता है विसरित होने वाले पदार्थों का घनत्व। देखो विस्तृत होने वाले पदार्थों का घनत्व जो क्या होता है, विस्तृत अणुओं के जो जो विस्तृत अणुओं के जो घनत्व के वर्ग के व्युत्क्रम को अनुपाती होता है। देखो विसरित अणुओं का घनत्व, विसरण अणुओं का घनत्व विसरण की दर के घनत्व, विसरण की दर के, विसरण की दर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती
होता आर बराबर 1/√d। तो देखो ये व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखो विष्णु दाब की प्रवणता। नेक्स्ट है विष्णु दाब की प्रवणता। देखो विष्णु दाब की प्रवणता। दाब बढ़ने पर अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं। दाब बढ़ने पर अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं। दाब बढ़ने पर अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो है ये क्या है, प्रभावित करने वाले कार्य। तापमान, ताप बढ़ने पर विसरण की दर, विसरण बढ़ता है। अनुक्रमणतः विषित होने वाले पदार्थों का घनत्व जो है विसरण की दर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। विसरण की दर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विसरण दाब की प्रवणता। दाब बढ़ने पर अणुओं की सांद्रता बढ़ने पर अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं। अब ये होगी इसके अंदर आपके जो है अब आता है विसरण का महत्व। पौधों में अब आता है आपके विसरण का महत्व। पौधों में विसरण का महत्व। एक बार ये देखो कारक अच्छी तरह देख लो। ताप, विसरित होने वाले पदार्थों का घनत्व, विसरण की दाब प्रवणता, विसरण की दाब प्रवणता। अब आता है आपके इसमें घन जो है विसरण का महत्व। देखो दोस्तों अब है विसरण का महत्व। विसरण का महत्व। विसरण का महत्व क्या है? विसरण का महत्व देखो, आज पौधों के अंदर CO2 लेना अधिक मात्रा से कम मात्रा में, वातावरण में CO2 ज्यादा होती है, पौधों में कम होती है। पौधों के अंदर ऑक्सीजन अधिक बनती है तो ऑक्सीजन बाहर आती है, CO2 अंदर जाती है। तो ये किसके द्वारा संभव होता है? विसरण के द्वारा ही संभव होता है। ठीक है, ऐसे कई है इसमें। अब जैसे मान लो पौधों के अंदर जो जलवाष्प होती है, वाष्पजन क्रिया है ना, जलवाष्प से जलवाष्प का विसर्जन होना, जिससे वातावरण में बड़ा रहता है, तो ये भी विसरण के द्वारा संभव होता है। और इसके द्वारा क्या है, खनिज लवणों का अवशोषण भी विसरण के द्वारा ही होता है। तो विसरण का महत्व निम्न है। देखो पहला तो क्या है, O2 और CO2 का आदान प्रदान। पहला क्या है, पौधों या पादपों द्वारा CO2 एवं O2 का आदान प्रदान, या अपन कह सकते हैं विनिमय। CO2 का लेना और O2 का बाहर निकालना। दूसरा क्या है, वायुमंडल में जलवाष्प का विसर्जन।
या दूसरा क्या है वातावरण में, वातावरण में पादपों द्वारा जल का विसर्जन। तीसरा क्या है, इसमें खनिज लवणों का अवशोषण। खनिज लवणों का अवशोषण। तो ये सब क्रियाएं किसके द्वारा संपन्न होती है, ये संपन्न जो है विसरण के द्वारा होती है सभी क्रियाएं। तो ये विसरण का विशेष महत्व है। ये जब लगभग क्रियाएं किसके द्वारा संपन्न होती है, विसरण के द्वारा। तो ये विसरण का क्या है महत्व है। तो देखो दोस्तों क्या क्या है इसमें, मुख्यतः विसरण के द्वारा पादपों द्वारा O2 और CO2 का आदान प्रदान है। वातावरण में जो जलवाष्प का विसर्जन, जलवाष्प का विसर्जन, खनिज लवणों का अवशोषण, ये क्रियाएं इसमें जो है पादपों में विसरण द्वारा संभव होती है। तो देखो दोस्तों अपन आज जो है नई इकाई स्टार्ट करी पादप इकाई की, जिसके बारे में पौधों में उपापचय क्रिया होती है। और इसमें जैसे बाद में अपन जो पौधों के अंदर जो भी क्रियाएं संपन्न होती है वो इसमें आती है। इसमें जो जल संबंध है, ये सभी क्रियाएं जो होती है, चाहे वाष्प प्रकाश संश्लेषण हो, शोषण हो, और आपके जो है इसमें जो खनिज लवणों का अवशोषण हो, ये सब के लिए किसका होना आवश्यक है, जल का होना आवश्यक है। तो इसमें अपन जल संबंध पढ़ते हैं। फिर इसके बाद में देखो जो अपन बात करते हैं, जैसे मान लो इसमें जो सभी क्रियाएं होती है, ये जो सभी क्रियाएं जो है, अब इन सभी क्रियाओं के आधार पर जल क्या है, जीवन का आधार है। और जल में जो जल आधार है जीवन का, और कोशिका में उपस्थित जीवद्रव्य जो होता है उसमें सभी जिसके ये जो सभी क्रियाओं को संपन्न करने का रोल अदा करता है। जीवद्रव्य क्या है, जो सजीव का भौतिक आधार है। जीवद्रव्य क्या है, सजीव का भौतिक आधार है। तो जीवद्रव्य के अंदर सभी क्रियाएं जैसे संपन्न होती है, इन क्रियाओं के लिए जल का होना आवश्यक है। और इन जीवद्रव्य क्रियाओं को समझने के लिए अपन कुछ क्रियाएं जैसे विसरण है, प्रासरण है, पारगम्यता है आदि का जो समझना हमें आवश्यक है। तो फिर अपन ने विसरण पढ़ा। विसरण का क्या है, पदार्थ के अणुओं का या पदार्थ की अवस्था का अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर प्रसारित होना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। ठीक है, जैसे इसके उदाहरण अगरबत्ती का जलना है, क्योमोनोफोर का जो लाल दवा का पानी में गुड़ना है, इसका प्रयोग द्वारा अपन ने समझा। इतर किसी का खोलना है, सब क्या है विसरण। और विसरण क्या है, पदार्थ की सभी अवस्थाओं में संपन्न होता है। अब इसके बाद में विसरण के जो है प्रभावित करने वाले का कारण ताप है। ताप बढ़ने पर विसरण की क्रिया बढ़ती है। और जो विसरण की दर जो घनत्व के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये कुछ अपने ये जो पढ़े ना विसरण का महत्व है। पादपों में CO2 O2 का आदान प्रदान है, वातावरण में जलवाष्प का विसर्जन इसका महत्व है, खनिज लवणों का अवशोषण आदि ये क्या है विसरण द्वारा संभव होता है। तो देखो दोस्तों ये जो आज अपन ने टॉपिक विसरण पढ़ा है, कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपना पारगम्यता, जो भी है जो भी इजिबल जो टॉपिक पढ़ेंगे। तो आप इसको ध्यान से पढ़ें और इसको जो है टॉपिक को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।